आदाब, मैं हूं विशाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास पे सबसे अहम खबर जो इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में है, चुनाव। जी हां, चुनाव की चर्चा कुछ ज्यादा होती है और खासतौर से जो मीडिया कवरेज है, टेलीविजन अगर आप देखेंगे तो शायद चुनाव से बड़ी खबर कोई नहीं है, लेकिन आप यकीन मानिए बहुत बड़ी खबर है और शायद आने वाले दिनों में हालात कहीं और ज्यादा खराब ना हो जाए अगर आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, आप मास्क नहीं पहनेंगे, अगर आप भीड़ से खुद को नहीं बचाएंगे, अगर आप जो एसओपीज हैं यानी स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर जो उसका ख्याल नहीं रखेंगे। तो जो भीड़ में जो लोग जा रहे हैं आप उनकी फिक्र ना करें, आप अपनी फिक्र करें, क्योंकि देखिए 24 घंटों के अंदर यानी सिर्फ एक दिन में 24 घंटों के अंदर 1,26,000 से ज्यादा लोग कोरोना से इन्फेक्टेड पाए गए। यह तादाद तब है जब टेस्ट किया गया, यानी कि अगर और ज्यादा लोगों की टेस्टिंग की जाती तो पता चलता कि और ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हैं, लेकिन यह आंकड़ा कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। 1,26,000 आंकड़े का मतलब हो जाता है कि यह अब तक हिंदुस्तान में किसी एक दिन भी इतने ज्यादा कोरोना के मरीज या इन्फेक्टेड लोग पाए नहीं गए थे अब तक, पिछले साल को मिलाकर भी। और 685 लोगों की जानें चली गई हैं। मुल्क का लगभग शायद ही कोई अब एक ऐसा स्टेट बचा हो जहां पे किसी 1, 2, 3 टाउन में, शहर में या फिर उससे ज्यादा शहरों में नाइट कर्फ्यू ना लगाया गया हो या कुछ और तरह की पाबंदियां ना की गई हो। लगभग तमाम रियासतों में यही हालात हैं। कुछ एक रियासत की छोड़कर जहां पर इंतखाबात हो रहे हैं वहां पर की भीड़ भाड़ को देखकर कई लोग ये कहते हैं कि क्या वहां पर कोरोना नहीं है। सवाल तो है, लेकिन इसका जवाब आखिर देगा कौन? तो हम आपको पहले 6 तस्वीरें दिखाते हैं। ये बहुत अहम 6 तस्वीरें हैं जिनसे आपको पता चलेगा कि मुल्क में कोरोना को लेकर दरअसल किस तरह की बातचीत हो रही है और किस तरह के हालात हैं। ये 6 तस्वीरें देखिए। इन 6 तस्वीरों में सबसे पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, ये इंदौर की तस्वीर है। इसे हमने एक खबर भी दिखाया था। कोरोना क्या इस तरह रुकेगा? सड़क पर लोगों के बीच सड़क पर किसी नौजवान को पटक कर उसके सीने पर पैर रखकर उसके बदन को जिस तरह से चाहे मोड़कर, तोड़कर, मारकर, मतलब इस बेरहमी से पीटा गया एक नौजवान। और क्या खता थी, क्या बताया गया कि उस नौजवान ने, जो कि एक ऑटो ड्राइवर है, उसने मास्क पहन रखी थी लेकिन मास्क उसके नाक को कवर नहीं कर रहा था, नाक के नीचे थे मास्क। और उसके बाद पुलिस वाले उसके पास जाते हैं। जाहिर है कुछ तू मैं हुई होगी, लेकिन क्या पुलिस वालों को यह इख्तियार है कि वो इस तरह से किसी को बीच सड़क पर पटक कर मारे? और वो भी तब जब जिसको मारा जा रहा था उसका एक रिश्तेदार, एक नाबालिग बच्चा गुहार लगा रहा है कि छोड़ दीजिए, लेकिन पुलिस वालों को अफसोस रहम नहीं आ रहा था। और उसके बाद हालांकि ये एक रोज कबल हमने आपको वीडियो दिखाया था, आज हम इसलिए दिखा रहे हैं कि पुलिस वालों ने उससे मास्क ना पहनने की वजह कर या नाक को मास्क से ना कवर करने की वजह कर जो भी हालात उसके बने हो, लेकिन क्या कोरोना ऐसे रुकेगा? आज दिखाने का मकसद यह है, यह बताना आपको जरूरी समझता हूं कि पुलिस वाले 2 लोग थे जो पिटाई कर रहे थे, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। जैसा एसपी का कहना है कि उनके खिलाफ इंक्वायरी भी सेटअप की जाएगी, लेकिन साथ ही वो ये कह रहे हैं कि जिसे पीटा जा रहा था उसकी छवि भी दागदार रही है। तो क्या अगर दागदार छवि है तो सवाल यही है कि यह इख्तियार पुलिस वालों को किसने दे दिया कि इस तरह बीच सड़क पर खुलेआम मारपीट कर इंसाफ तक पहुंचाया जाए? दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, यह है कर्फ्यू के खिलाफ एहतजाज की। ऊपर में बीच की जो तस्वीर है वो कर्फ्यू के खिलाफ एहतजाज। महाराष्ट्र के कई शहरों में आज जो बिजनेस क्लास लोग हैं, जो दुकानदार हैं, ताजिर हैं, वो सड़कों पर आ गए। उन्होंने मास्क भी लगा रखा था और हाथों में तख्तियां ले रखी थी, काले बैनर लगा रखे थे, बैज बांध रखे थे। उनका कहना था कि दुकानदारों को इससे बहुत नुकसान हो रहा है, हम तालाबंदी के खिलाफ हैं। और तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ऊपर दाहिनी तरफ से अगर आप बढ़ेंगे तो ऊपर की तीसरी तस्वीर, बाएं साइड में जो तस्वीर है उसमें आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन का डर लोगों में अब समा रहा है और लोग घर वापसी की तरफ बढ़ चले हैं। ये एक तस्वीर है पटना के दानापुर स्टेशन की, जहां पर जो पैसेंजर्स आ रहे हैं उनकी चेकिंग भी की जा रही है। और लेकिन ये सिलसिला अब कई शहरों में शुरू हो चुका है कि लोग अब घरों से निकल रहे हैं, उन्हें लगता है कि हम जहां रहते हैं यहां से बेहतर है अपने घर को चले जाएं। काश के ऐसा ना हो, शायद ऐसा ना हो जैसा पिछली बार हुआ था। पिछले साल हमने देखा था सड़कों पर लोगों के आने जाने का मंजर। और आप चौथी तस्वीर देखिए जो नीचे पहले नंबर पे है, नीचे दाहिनी तरफ में,
ये तस्वीर है कि मास्क पर कोर्ट का नोटिस, यानी इलेक्शन रैलियों में मास्क के इस्तेमाल को लेकर एक शख्स ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक अर्जी दायर की। हाईकोर्ट ने उसे अर्जी को समाअत के लिए मंजूर किया और हाईकोर्ट ने नोटिस दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, यानी मरकजी हुकूमत को और इलेक्शन कमीशन को, कि मास्क का इस्तेमाल क्यों नहीं हो पा रहा है पूरे तरीके से। जो अर्जी दायर की गई थी उसके जवाब में दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंटर को और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, कुछ झलकियां हमने इलेक्शन कैंपेन के दौरान की डाली है। आप देख सकते हैं कि क्या कोरोना के लिए एक बड़ा खतरा नहीं है जब इलेक्शन रैलियों के वजह कर वहां ठसम ठस भीड़ नजर आ रही है। और आप देखिए, पांचवी खबर यह है, वो है महाराष्ट्र मरकज में तकरार। दरअसल ये महाराष्ट्र और मरकज में तकरार से ये खबर शुरू जरूर हुई थी कि महाराष्ट्र की जो हुकूमत है, वहां के वजीर सेहत जो है वो ये कह रहे हैं कि हमें जितनी मात्रा में, जितनी तादाद में वैक्सीन चाहिए उतनी नहीं है। लेकिन अब ये मामला सिर्फ महाराष्ट्र के राजेश टोपे जो वहां के वजीर सेहत है उन तक महदूद नहीं रहा। अब उड़ीसा भी इसको लेकर आवाज उठा रहा है। अब झारखंड भी ये कह रहा है कि मास्क, हमें वैक्सीनेशन की ज्यादा दरकार है। अब राजस्थान से भी ये मांग हो रही है कि वैक्सीनेशन हमें जल्दी से जल्दी कराना है, हमें ज्यादा वैक्सीन दीजिए, हमारे पास स्टोरेज नहीं होने की वजह कर हमारे सेंटर्स बंद करने पड़ रहे हैं। अब उड़ीसा के अलावा कर्नाटक से भी खबर है कि वो बताया जा रहा है कि उन्हें स्टोरेज चाहिए। तो यानी कि कई रियासतों से अब यह बात सामने आ रही है कि हमें वैक्सीन, हमें एडवांस में ज्यादा दीजिए ताकि हमारे जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वहां पर उसकी कमी ना हो और लोगों को वापस ना जाना पड़े। महाराष्ट्र के वजीर सेहत ने कहा है कि हमें 26 वैक्सीनेशन सेंटर्स को बंद करना पड़ा है। उड़ीसा के वजीर सेहत ने कहा है कि हमें भी कई सारे वैक्सीनेशन सेंटर को बंद करना पड़ा क्योंकि हमारे पास स्टोरेज नहीं है वैक्सीन की। तो वैक्सीन की डिमांड को लेकर स्टेट और सेंटर में यह तकरार हो रही है। हालांकि हर्षवर्धन जो मरकजी वजीर सेहत, उन्होंने कहा है कि वैक्सीन की कमी ना है ना होने दी जाएगी। सवाल उठ रहे हैं, आम आदमी पार्टी ने कुछ कबल भी इस बात को लेकर मुजाहरा किया था कि भाई आप पड़ोसी मुल्कों या दूसरे मुल्कों को वैक्सीन क्यों भेज रहे हैं जबकि यहां खुद वैक्सीन की जरूरत है। और जिस तेजी से कोरोना फैल रहा है, ये एज बार जो है 45 साल की उसको भी घटाकर इसे लोगों के लिए कॉमन कर दिया जाए, जिससे जरूरत हो जाके वैक्सीन ले ले। और आखिरी तस्वीर नीचे बाईं तरफ सबसे लास्ट में जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो ये तस्वीर है कि हिंदुस्तान से अपने यहां न्यूजीलैंड आने वाले मुसाफिरों पर न्यूजीलैंड की हुकूमत ने रोक लगा दी है। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान में कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। फिर चाहे वो अगर न्यूजीलैंड के भी अगर अपने नागरिक हो, वो भी इंडिया आए हैं, वापस जा रहे हैं, तो उनको भी फिलहाल रोक लगाना पड़ेगा। ये रोक अभी फिलहाल 2 हफ्तों के लिए है, लेकिन आगे कब तक ये रोक रहेगी इस पर अभी कुछ कहना मुश्किल है। ये 6 अहम खबरें थी। अब हम वापस लौटेंगे अपनी इस मौजू पर कि कोरोना को लेकर दरअसल कानून क्या है, सियासत क्या हो रही है और तकरार किस बात को लेकर हो रही है। इस बीच जो अवाम अन्नास है, जो आम अवाम है, उसकी जिम्मेदारी क्या है, वो किसे देखे और किसे फॉलो करे। तो कोरोना, कानून और सियासत के बगैर कुछ अच्छा नहीं होता और कुछ अच्छा होते होते रह जाता है तो उसमें भी सियासत कार फरमा रहती है। हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। अशोक सिन्हा तर्जुमान बीजेपी, सुमैया राणा तर्जुमान समाजवादी पार्टी, असित तिवारी तर्जुमान कांग्रेस और अनिल कुमार समाजी कारकुन साफी भी रह चुके हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। अशोक सिन्हा साहब, ये जो अब स्टेट वर्सेस मरकज यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एक नैरेटिव चल पड़ा है, क्या इसकी कोई हकीकत है या ऐसी कोई हकीकत नहीं है? स्टेट्स की मांग आ रही है कि हमें कोविड को जो वैक्सीन है उसकी सप्लाई में ताखीर हो रही है और महाराष्ट्र के जो वजीर सेहत हैं वो कहते हैं कि गुजरात की आबादी कम है, लगभग आधी महाराष्ट्र से, लेकिन वहां जो है खेप ज्यादा जा रही है, महाराष्ट्र में खेप कम है। ये निर्भर नहीं करता है कि कहां पे वैक्सीन कितनी जा रही है। प्रश्न ये है कि एक खास स्टेट के प्रायोरिटी के अनुसार और पॉपुलेशन के आधार पे जितनी भी जरूरत है सारी की सारी वैक्सीन पूरी की जा रही है। रिपीटेडली ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कर दिया गया है। अब मैं समझता हूं कि इसमें सियासत की कहीं कोई बात है, सारे भारतवर्ष के लोग हैं और इसमें सियासत क्या है, वो एडवांस की बात अगर करते हैं, एडवांस रखना चाहिए। एक एक आदमी भारत सरकार के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी राज्य का हो। और मैं नहीं समझता हूं कि इसमें राज्यों को किसी भी तरह के सियासत की गुंजाइश खोजनी चाहिए। अब
ये कैसा एक नैरेटिव चल गया है कि अब सेंटर को के खिलाफ किसी भी हालत में हमें विरोध करना है। अगर पहले तो कह रहे थे कि वैक्सीन नहीं है, अब आ गई वैक्सीन तो कहने लगे मोदी जी की वैक्सीन है। अब मोदी जी की वैक्सीन भी जनरल हो गई तो कह रहे हैं कि वैक्सीन नहीं देते हैं। तो बस सियासत का एक अंत होना चाहिए। ग्लोबल पैंडेमिक है और बहुत इमरजेंसी का हालात है, ऐसे में कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। और केंद्र सरकार के द्वारा बार बार ये रिपीटेडली एश्योर किया गया है कि किसी भी स्टेट में कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। पैनिक स्ट्रिकन न रहें और पैनिक बटन न दबाएं। हर स्टेट में उसके लोगों को प्रॉपर ढंग से वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई है। हाँ, एक खास एज ग्रुप को जो किया गया है ताकि इतने बड़े पॉपुलेशन में एक कमोशन पैदा नहीं हो जाए। इसलिए असित तिवारी हमारे साथ हैं, तर्जुमान कांग्रेस। असित, मैंने लगभग 6-7 जो हेल्थ मिनिस्टर्स हैं अलग अलग स्टेट्स के, उनका छोटा छोटा बयान इसलिए सुनाया ताकि आप लोगों को बोलने का मौका ज्यादा मिले। हर जगह से ये बात होती है कि कोविड वैक्सीन में हमें थोड़ा जगह चाहिए। अगर हम आज देंगे और कल वैक्सीन नहीं होगा तो हमें सेंटर बंद करने पड़ेंगे। ओडिशा के वजीर सेहत कह रहे हैं हमने करीब 100 सेंटर को बंद करना पड़ा है, और महाराष्ट्र के वजीर सेहत कह रहे हैं कि हमने करीब 26 से ज्यादा सेंटर्स को बंद करना पड़ा है। ओडिशा के मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। देश के तमाम बड़े अखबार जिन्होंने आज एक खबर छापी है कि वैक्सीन की कमी हर जगह हो गई है, झूठ बोल रहे हैं। बिहार के पटना में चले ये तमाम अस्पताल के डायरेक्टर झूठ बोल रहे हैं कि वैक्सीन की कमी हो गई है। बस हरिश्चंद्र का अवतार लेकर नरेंद्र मोदी और उनके कारकुन पैदा हुए हैं। वो जो कह रहे हैं ब्रह्म सत्य है, बाकी दुनिया मिथ्या है। अब ये मान लीजिए, फिर पटना की बात कर रहा हूं, बिहार के पटना के कमी नहीं है। अरे कौन बीच में बोल रहा है भाई? पटना में मैं पटना में बैठा हूं, किसी सेंटर में कमी नहीं है। या धैर्य का ही टीका लगवा ले। तो आप अरे बैठे हैं, आपको जानकारी नहीं, जानकारी का अभाव है, आपको जानकारी नहीं। पटना में बैठा हुआ हूं, तो जानकारी लीजिए। अरे बैठे हैं तो जानकारी लीजिए ना, जानकारी का नहीं अभाव है। है। केवल आज के डेट में टीका नहीं है। विशाल आजम जी अपने चैनल से जानकारी हम घूमते रहते हैं फैमिली को। अरे तिवारी जी, आपको कुछ पता नहीं है, और अभी पूछिए उनके यहाँ टीका नहीं है। आज की बात आपको पता है पटना के किसी सेंटर में प्रमाण नहीं है। विशाल आजम जी अपने चैनल के दफ्तर से, अरे सिन्हा जी सुन लीजिए, आपसे ज्यादा चिल्लाने आता है, आपसे ज्यादा चिल्लाने आता है। सुनिए, चैनल के दफ्तर से पूछिए उनके यहाँ टीका है। मैं अस्पतालों के नाम बता रहा हूं, और इसी चैनल पर प्रमाणित हो जाएगा कि भाजपा के कारकुन ये झूठों की एक बड़ी टोली है, धोखेबाज हैं, गद्दार हैं, इंसानी लाशों पर राजनीति करने के आदी हैं। खत्म है टीका वहां। आज की बात कर रहा हूं, कई ऐसे अस्पताल हैं बिहार में जहां वैक्सीन नहीं है। आपके चैनल के दफ्तर से फोन कीजिए और इसकी जांच करवा लीजिए। बताइए, झूठ बोल रहा हूं तो नीचे ब्रेकिंग चलाइए कि कांग्रेस प्रवक्ता ने झूठ बोला, और अगर सच बोल रहा हूं तो ब्रेकिंग चलाइए कि भाजपा प्रवक्ता झूठ बोल रहा। मैं चैलेंज कर रहा हूं, एक भी सेंटर का नाम लीजिए। साफ कह रहा हूं, नहीं है कोरोना का। आप बिहार के किसी भी सेंटर का नाम ले लीजिए। अशोक सिन्हा साहब, असित तिवारी, देखिए मामला बहुत गंभीर है, संजीदा है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कई अस्पतालों में ऐसे बदाबता इश्तहार चस्पा कर दिए गए हैं, नोटिस लगाकर कि कोविड वैक्सीन की हमारे पास डोजेस फिलहाल नहीं है। ये दिल्ली एनसीआर की भी बात कर रहा हूं मैं अशोक सिन्हा जी, दिल्ली एनसीआर में भी ऐसे हालात हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100 के 100 में अगर 2 अस्पताल भी ऐसा नोटिस चिपकाते हैं तो उसका बहुत बड़ा संदेश चला जाता है। सवाल इस बात को लेकर है कि जब हर्षवर्धन जो मरकजी वजीर सेहत है वो बार बार कह रहे हैं कि कोविड वैक्सीन की कमी नहीं होने दी जाएगी, तो आखिर कमी कहां पर हो रही है? क्या वाकई इसको लेकर सियासत हो रहा है? सवाल काफी गहरा है। असित तिवारी, मैं थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मनोवर सुमैया राणा साहबा हमारे साथ जुड़ी हैं, और अनिल कुमार भी हमारे साथ सामाजिक कारकुन। सुमैया राणा साहब, उत्तर प्रदेश में अचानक ऐसा क्या हो गया कि 6-8 बड़े शहरों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया, उससे भी कहीं ज्यादा? अचानक क्या वहां पे हालात बिगड़ गए, या फिर उसमें लगातार उसमें एक तरह से लापरवाही बरती जा रही थी? देखिए विशाल साहब, सबसे बड़ी परेशानी का सामना क्या है कि मुख्यमंत्री जी को किसी भी स्टेट में चुनाव हो हिंदुस्तान में, वो अपने प्रदेश को भूले रहते हैं और इनको सिर्फ चुनावी रैलियां करने का शौक है। उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं, लखनऊ के जो हालात हैं, गोरखपुर के जो हालात हैं, यानी समूचे उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी कोरोना को लेकर के हो रहा है, उसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी की यानी मुख्यमंत्री जी की है। जो हालात अभी कोरोना हमारे मुल्क से पूरी तरह नहीं गया था,
सारी गाइडलाइंस तहस नहस, सिर्फ क्या दिखाई दे रहा था, कुर्सी दिखाई दे रही थी। तो इन लोगों की नजर में ये, इनके प्रवक्ता आकर के भाजपा के बैठते और ये कहते हैं कि इस पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिक्स तो आप कर रहे हैं, आपको सिर्फ वेस्ट बंगाल का चुनाव दिख रहा था, बिहार का चुनाव दिख रहा था। आपकी नजर में जनता की जिंदगी से खिलवाड़ करने के अलावा कोई और काम नहीं है आपके पास। कौन सी जिम्मेदारी निभाई है? और आप कह रहे हैं कि कोरोना की कमी, वैक्सीन की कमी कहीं पर नहीं है। तमाम ऐसी जगहों पर नोटिस चस्पा की जा चुकी है जहां पर कोरोना वैक्सीन की कमी है। और एक सवाल तो और उठना चाहिए इस बीच में कि कितने जिम्मेदार लोग हैं ऐसे अस्पतालों के बड़े डायरेक्टर्स, पदाधिकारी जिन्होंने कोरोना वैक्सीन लगाई और उनको फिर भी कोरोना हो गया। तो बहुत सारी चीजें हैं देखिए। और अब जो हालात इन्होंने कर दिए हैं, जिसको ये कहते हैं कोरोना बम फूट गया, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सत्ता में कौन बैठा हुआ है? क्या विपक्ष इस पर भी बात नहीं करेगा आकर के? आपके पास विदेशों में अपनी पीठ थपथपाने के लिए, कोरोना वैक्सीन भेजने के लिए आपके पास स्टॉक है, लेकिन आपके पास अपनी जनता के लिए स्टॉक में नहीं है। आप आकर के बैठ के प्रवक्ता यहाँ पे ये सब बातें करेंगे। जरूरी है। मैंने कल रिपोर्ट दिखाई थी, अभी अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं दिखा दूंगा कि आम आदमी पार्टी के कारकुनों ने कल दिल्ली में बाकायदा इसको लेकर प्रोटेस्ट किया कि हमारे मुल्क में अभी वैक्सीन की जरूरत है, आप बाहर क्यों भेज रहे हो। इससे पहले कई जगह प्रोटेस्ट हो चुके हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या ये जो हालात पैदा हो गए इसका अंदाजा पहले से नहीं था। अनिल कुमार हमारे साथ मौजूद है, सामाजिक कारकुन है। अनिल जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या इसका अंदाजा हम नहीं कर पाए थे? हालांकि हिंदुस्तान में कोरोना की पहली लहर भी, उसका भी जब चढ़ाव था वो बहुत बाद में आया था। क्या हम इसका अंदाजा नहीं कर पाए थे कि ऐसे हालात बनते जाएंगे? सबसे पहले विशाल जी, मैं सबको प्रणाम करता हूं हाथ जोड़ के। और अशोक सिन्हा जी, आशीष नाथ तिवारी जी, सुमैया जी, सबको मेरा नमस्कार। और इस मौजू पर जो आपने आज मौजू चुना है, कोरोना, कानून और सियासत, मैं देख रहा हूं कि कोरोना भी है, कानून भी है कोरोना से निपटने के लिए, और सियासत भी भरपूर है। आपने पूछा कि क्या अंदाजा नहीं था? बिल्कुल अंदाजा था। ये पहले से ये बात हो रही थी कि जब ये दोरस के मौसम होते हैं तो वायरसेस बहुत एक्टिव हो जाते हैं, अपने शक्ल बदलते हैं, ये सबको पता था। लेकिन फुर्सत किसे है चुनाव लड़ने से जो इसकी तरफ ध्यान दे, जो इसकी तरफ थोड़ा भी ध्यान दे कि क्या होना चाहिए। इवन मैं ये कह रहा हूं कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनको, जो इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि वो बहुत ही सर्वमान्य नेता हैं ये दोनों, इनका ये फर्ज बनता था कि किसी भी चुनाव रैली में, अमित शाह तो कभी मास्क लगाते ही नहीं, ये कौन सा मिसाल पेश कर रहे हैं दुनिया के आगे, जनता के आगे। उनको देख के लोग सीखें, ऐसा कोई मिसाल उन्होंने पेश नहीं किया। न कभी कोई अपील की किसी सभा में कि भाइयों आप आइए हमारी रैली में, 1000 का कूपन आपको मिलेगा लेकिन मास्क तो लगा लो। कभी इन्होंने कोई अपील नहीं की। आप कैसे कह सकते हैं कि अंदाजा नहीं था? अंदाजा बिल्कुल था, लेकिन ये अंदाजा तब तक पोस्टपोन्ड रहता है जब तक इलेक्शन होते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं, अभी मैं अशोक सिन्हा जी को सुन रहा था कि भरपूर वैक्सीन अवेलेबल करा दी गई है स्टेट्स को। मैं झारखंड में हूं, मैं खुद 3 अटेम्प्ट में मुझे ये वैक्सीन मिला है। मैंने वैक्सीनेशन कराया पिछले 4 तारीख को, 3 अटेम्प्ट मैंने की। जब मैं जाता था तो 100 वैक्सीनेशन के बाद वैक्सीन खत्म। हर 100 से ज्यादा वैक्सीन किसी सेंटर पे नहीं लग रहे हैं और हमेशा ये खत्म हो जा रहा है। तीसरे अटेम्प्ट में मुझे ये लगा। तो ये लोग झूठ बोल रहे हैं, इनको किसी से कोई मतलब नहीं है। इनको, हाँ, जनता को इन्होंने दोषी ठहरानी है कि जनता दोषी है, जनता केयर नहीं कर रही है खुद। जनता क्या केयर करे? आप इतना कंफ्यूज करके रखे हुए हैं जनता को, आप नहीं लगाते और आप कहते हैं आप लगाओ मास्क। अब मैं अब थोड़े आंकड़े पे बात करता हूं आपसे जी। पश्चिम बंगाल में पिछले 2020 अक्टूबर में जो टेस्टिंग हो रही थी वो लगभग 44,000 टेस्टिंग हो रही थी प्रतिदिन, जो घट के ये 5 अप्रैल का डाटा मैं बता रहा हूँ 26,000 हो गए। क्यों? जबकि इस हालात में टेस्टिंग बढ़नी चाहिए थी, लगभग आधी हो गई। असम में आप देख लीजिए 40,000 टेस्टिंग हो रही थी, 17,000 पे आ गई। पुडुचेरी में देख लीजिए 5,150 टेस्टिंग हो रही थी, वो घट के 2,700 से टेस्टिंग पे आ गई। तमिलनाडु में आप देख लीजिए 87,000 टेस्टिंग हो रही थी। खैर तमिलनाडु ने तो कुछ मेंटेन की, फिर भी वहां भी कमी हुई है। लेकिन तमिलनाडु में भी जैसे ही इंतखाब वहां पर पूरा हुआ है, वहां बहुत तरह की पाबंदियां आयद कर दी गई इंतखाब पूरा होने के बाद।
बहुत तरह की पाबंदियां, रेस्तोरां में आप 3 लोगों से ज्यादा नहीं बैठ सकते, और बहुत तरह की पाबंदियां, कई जगहों पर जो है लॉकडाउन भी है, कई जगहों पर पार्शियल कर्फ्यू है। बहरहाल मैं आसिफ नाथ तिवारी, अशोक सिन्हा साहब, मैं आपके पास फिर से आता हूं। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या हम या तो मतलब जो लोग हमारे हुक्मरान हैं वो अंदाजा नहीं कर पाए और इसको इस वजह से हम ऐसे इकदाम वक्त पर नहीं ले पाए जो हमें पहले लेना चाहिए था, या फिर ये कि अवाम जो है उसे मतलब बिल्कुल ये समझा जाता है कि उससे कोई शऊर नहीं है, उसे जैसा कह देंगे, जब कह देंगे तब हो जाएगा। एक बड़ा कोई लीडर एक प्लेटफॉर्म पे आकर आपसे बार बार ये कहता है कि 2 गज की दूरी बहुत जरूरी, लेकिन क्या आपको नजर आ रहा है कि 5 रियासतों में जब इंतखाबात के लिए भीड़ इकट्ठा हो रही है तो वहां कितनी गज की दूरी मेंटेन हो रही है? ये क्या ये दूरी सिर्फ मंच पर वालों के लिए था जो मंच पे बैठ के भाषण देंगे, और जो सामने सुनने वाले हैं वो क्या हिंदुस्तान के शहरी नहीं है? अशोक सिन्हा साहब, इसका जवाब चाहिए होगा मुझे आपसे। देखिए, हकीकत ये है कि जैसे हम एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में हैं, आवश्यक है, पैंडेमिक के खिलाफ प्रिकॉशन इज ए मस्ट और ये प्रायोरिटी है, लेकिन अब चुनाव को टाला भी नहीं जा सकता है। वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में चुनाव को टाला नहीं जा सकता है, क्योंकि ये वाइब्रेंट डेमोक्रेसी ही का है कि हम यहां बैठ के नेशनल चैनल पे सरकार की प्रशंसा भी कर रहे हैं, सरकार को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। यही है वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। हाँ, पार्लियामेंट के अंदर क्या इतनी भीड़ होती है कि सेशन को टाल दिया जाता है? क्या पार्लियामेंट के अंदर इतनी भीड़ होती है जितनी की रैलियों में हो रही है, सेशन को एक्सटेंड कर दिया जाता है? नहीं, क्या पार्लियामेंट में? अच्छा चलिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए, मैं समझ गया जो पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, तो ये इस बात का अंदेशा जरूर था, क्योंकि हमारे यहाँ वैक्सीनेशन जनवरी से शुरू हुआ, जनवरी से उसके बाद एक स्ट्रक्चर्ड वे में सबको देने लगा, और जो पहले से कमिटमेंट थे इंटरनेशनल वो दिए गए निश्चित रूप से। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि जितना जो हमारा एज ग्रुप है, हाँ अभी उसके नीचे का एज ग्रुप में हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर्ड वे में 60 और 45 से जो स्केल डाउन किया गया 45 तक में, मैं तो समझता हूं कि अभी झारखंड से हमारे मित्र बोल रहे थे कि वहां दिक्कत हो रही थी और 100 का ये बंदिश है, ये तो स्टेट गवर्नमेंट को मैनेज करना है या उस सेंटर को कि कैसे करते हैं। पटना में मैं समझता हूं कि किसी सेंटर में कोई दिक्कत नहीं, और यहां पे हर सेंटर पे है कि कम से कम 200 लगाना है। ये इसलिए मैं अब नहीं कर सकता हूं। फिर से मैं आसिफ नाथ तिवारी जी के पास आऊंगा। जब आप दोनों अगर पटना में हैं, पटना की बात कर रहे हैं, तो फिर आप दोनों में से कौन सच बोल रहा है? 200 सेंटर, आप इनको पूछिए कि कौन सा सेंटर ऐसा है, और आप जस्ट बतलाने का ये कौन सा सेंटर में कभी रुक जाइए ना, मुझसे सवाल था असल में। आज भी कम से कम 10 सेंटर में घुमा रही है, सिर्फ बोलते रहना। आप देखिए इनके नेता लोग 1.5 घंटा भाषण देते हैं। ये भाजपाइयों की नहीं, ये कांग्रेसियों का। विशाल जी, आपका जड़ मानसिकता है। पत्रकार आप क्यों भाजपा के घूमे, पत्रकार घूमे, और आप इसकी जांच करवाइए। अरे आप कहां बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूं। अब सुन लीजिए, मैं बोल रहा हूं, मैंने खुद आज देखा है 10 सेंटर पे घूम के, कहीं कोई कमी नहीं है। अशोक जी जरा सुनते हैं प्लीज। नहीं, आसिफ नाथ जी को जरा सुनते हैं। नेशनल चैनल पे बैठे हुए। अभी तो आपने झारखंड के बारे में बात कर दी सर, मैंने झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर का बयान सुनाया आपको। दावा करते हो, एक जगह नहीं गए होंगे। भाजपाई है भाई, भाजपाई है, झूठ बोलना ही पेशा है। किसी एक सेंटर का नाम पूछे, 10 बता रहे हैं ना, 5 के नाम पूछे, और वहां झूठ बोलना कांग्रेसियों का काम है। गए थे पता करने, झूठ बोलना कांग्रेसियों का काम है। ये भाजपा के यही कारण है कि आपको जनता बार-बार ठुकरा रही है। इतना झूठ क्यों बोलते हैं? पैदा करो। अगर आप जिन 10 सेंटर पे गए थे उनमें 5 का नाम बताइए, 5 का नाम बताइए। मैं अनुरोध करूंगा कि अरे ये राहुल गांधी का नाम क्यों बता रहे हैं भाजपा के नाम से? आप कहाँ गए थे? आप झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी का नाम बता दीजिए ना। हरिश्चंद्र जी, आपके सेंटर की बात कर रहे हैं, जगहों पर गए थे, मैं आपको चैलेंज करता हूं। आप पटना में किस सेंटर की बात कर रहे हैं? हरिश्चंद्र जी 5 के नाम बताइए ना। आप पटना के किस सेंटर की बात कर रहे हैं? हरिश्चंद्र जी, झूठ बोल रहे हैं, एकदम झूठ बोल रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज से पता
चल जाएगा कि आप कहाँ गए थे। झूठ बोल रहे हैं यहाँ बैठ के, पता चल जाएगा, गाल मत बजाइए। यही काम है कांग्रेसियों का। देखिए क्या इस तरह से हम इस मसले का हल ढूंढ पाएंगे। सवाल इस बात को लेकर है, मैंने आपको शुरू में इसलिए 6 स्टेट्स के मिनिस्टर्स का मैंने आपको बयान सुनाया था, झारखंड के जो मिनिस्टर है बन्ना गुप्ता, उनका भी बयान सुनाया था। अब उसका और क्या प्रमाण हो सकता है? सवाल इस बात को लेकर है कि इसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। सुमैया, मैं आपके पास फिर से आ रहा हूं, क्या हालात संभलेंगे? देखिए विशाल साहब, मैं एक बात यहां पर कहना चाहती हूं, बीजेपी के जो प्रवक्ता बैठे हैं, मैं उनसे सवाल करना चाहती हूं कि कोरोना जैसी महामारी जिससे कितनी जानें जा चुकी हैं, कितने लोग अभी भी उससे ग्रसित हैं और अभी भी जाने जा रही हैं, इस ऐसे माहौल में जनता से इस नाम पर पैसे वसूल लिए जाते हैं, उनके चालान कट जाते हैं कि उन्होंने मास्क नहीं लगाया है, वो गाइडलाइंस नहीं पूरी कर रहे हैं। लेकिन जब ये नेता लोग मंच पे खड़े होकर के और वही हजारों की भीड़ इकट्ठा करके और उसके बाद भाषणबाजी करते हैं, तो ये वही नेता है ना जो गाइडलाइंस पूरी बनाते हैं, ये वही नेता है ना जो सरकार में आने के बाद ये फतवा जारी करते हैं कि पैसे वसूले जाएं जनता से जो मास्क लगा के ना निकले। तो आप सबसे पहली बात मैं ये पूछना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी से कि केंद्र से लेकर के और जिन प्रदेशों में, जिन राज्यों में भी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है, इनसे कौन सा चालान बेशक बनती है, लेकिन उसका अमल किस तरह से होगा? अभी अशोक जी ने कह दिया कि ये जमहूरियत है, चुनाव भी जरूरी है, आवाम को समझना है कि क्या कुछ जरूरी है, कब जरूरी है, भीड़ में उन्हें जाना है या नहीं जाना है। दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस दिया है ईसी को भी, मरकज को भी। जवाब का इंतजार करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का अपना वक्त देने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।